नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक में विषय भूगोल के बारे में दूसरे चैप्टर का यहाँ अध्ययन करेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो आप अच्छे से परिचित होंगे कि कैसे भारत के अलग अलग स्थानों में अलग अलग भू आकृतियाँ दिखाई देने को मिल जाती हैं। कहीं पे पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पे द्वीप समूह है। तो अलग अलग की यहाँ आकृतियाँ हैं, अलग अलग जमीनी सतह है वो अलग अलग है। तो इसके बात करेंगे कहीं मरुस्थल पाया जाता है, कहीं पठार पाया जाता है, कहीं पर्वत पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे जैसे भूगर्भीय तौर पे यहाँ पे ये माना गया है कि प्रायद्वीपीय जो पठार का सतह है वो बहुत प्राचीनतम भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग है। और हिमालय पर्वत का जो भाग है वो भूवैज्ञानिक ये माने हैं कि ये स्थिर भाग है। लेकिन ये कुछ समय पे ऐसे परिणाम देखने को मिले हैं जो सही नहीं, इसको ऐसा लग रहा है कि स्थिर नहीं भाग है। यहाँ भी कई चीजें देखने को मिली हैं। अब आते हैं हम भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत मुख्यतः 6 बातों का अध्ययन करेंगे। 6 बातों की बात करेंगे तो इसमें जैसे हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है और भारतीय मरुस्थल है और द्वीप समूह है और तटीय मैदान है। इन 6 चीज़ों के बारे में यहाँ डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय की बात करेंगे तो नॉर्मली अगर ये कोई हिमालय कह दिया जाए कि हिमालय बस वही माउंट एवरेस्ट है, जो वही हिमालय तो अगर माउंट एवरेस्ट को कहा जाए तो एक चोटी है। और इसके बाद हिमालय के रूप में कहा जाता है तो हिमालय का शब्द ही बहुत बड़ा उसका मतलब निकलता है। हिमालय जैसे हिमालय मेन है पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही क्या पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट एक चोटी है जो कि सबसे बड़ी भारत दुनिया में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। वो 8,848 मीटर है। और इसके बाद ये हिमालय में ही पाई जाती है, हिमालय पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो कि नेपाल के अंतर्गत आती है। और जो भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी मानी जाती है वो कंचनजंगा है। इसका है 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमालय के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे केटू गाडविन आस्टिन है। इसके बाद बात करेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये अलग अलग श्रेणियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और बात करेंगे ये दून श्रेणियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और इसमें लघु हिमालय, कुमायूं, मध्य और शिवालिक श्रेणियाँ सबसे नीचे पाई जाती हैं। ये अलग अलग श्रेणियाँ पाई जाती हैं जो एक बहुत लंबे एरिया में फैली हैं, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा। अब इसमें बात करते हैं कि इसकी किस तरह की चौड़ाई में, कितनी लंबाई में ये फैला है। ये 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर में लंबाई में ये फैला है। और इसकी बात करेंगे तो कश्मीर में ये 400 किलोमीटर के एरिया में इसकी चौड़ाई पाई जाती है। और अगर अरुणाचल प्रदेश में बात की जाए तो ये 150 किलोमीटर के उसमें चौड़ाई है इसकी। और इसके बाद बात करते हैं तो उत्तरी भाग में को जो हिमालय है, महान हिमालय है, उसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसकी अगर जो औसतन ऊंचाई ली जाए, जो उत्तरी भाग में है, इसकी औसतन ऊंचाई जो भी इसमें पाए जाते हैं चोटियाँ, वो सब 6,000 मीटर के आसपास है। मतलब कि 6,000 औसत ऊंचाई है। निश्चित है कि इसमें 6,000 से कुछ ज़्यादा होंगी, थोड़ा आसपास कम होंगी, तो एवरेज उसका 6,000 आता है। और अगर बात करें जो निम्न हिमालय है, निम्न हिमालय की बात करते हैं तो इसमें औसतन जो ऊंचाई आती है, मतलब जो नीचे का भाग है, तो ये आता है कितना, 3,700 से लेकर 4,500 मीटर की चौड़ाई की इसमें ये इसका ऊंचाई के रूप में 3,700 लेकर 4,500 मीटर की ऊंचाई के रूप में ऊंचाई में पाया जाता है। और चौड़ाई में ये कितना कम हो जाता है, 50 किलोमीटर की। जैसे कि कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ यहाँ पे चौड़ाई कितना है, 50 किलोमीटर के उसमें रेंज में है। और बात करते हैं कि ये पूरा एक तरफ से यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत लंबी पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसमें अलग अलग हो पाई जाती हैं। शिवालिक सबसे निम्न श्रेणियाँ है। इसमें भी अगर यहाँ देखें तो कई नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, और वो नदियाँ मैदानी भाग की ओर, पर्वतीय भाग से कहाँ आती, नीचे की ओर मैदानी भाग में। और इसके बाद वो अपने साथ बहुत सी चीज़ें का, जैसे कि अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं, पानी लाती हैं, जिससे कि मैदानी भागों में अच्छी कृषि के लिए ज़रूरी है वो सब चीज़ें। और इसके बाद बात करेंगे ये
शिवालिक श्रेणी और यह ऊपरी भाग में पर्वतीय क्षेत्रों में और वन भी पाए जाते हैं, और कई चीज़ों के लिए हिमालय पर्वत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं हम कहाँ पे, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान की बात करेंगे तो उत्तरी मैदान नॉर्मली मैदान के हिसाब से आप समझ गए होंगे। जो ऊपरी एरिया है हिमालय पर्वत श्रेणी के आसपास का एरिया, यहाँ समतल भूमि नहीं होगी, सब क्या होगा, कोई जो है कहीं पर्वत होगी, कहीं पहाड़ियाँ होगी, कहीं घाटियाँ होंगी, ये सब तरह की चीज़ें पाई जाएंगी। लेकिन मैदान में आते हैं पूरे यहाँ पे समतल एरिया है, ये जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और सबसे ज़्यादा हर तरह की फसल भी पैदा की जाती है। तो ये जो है एक इसका जो है कृषि के मामले में बहुत जो है प्रमुख इसका स्थान है। इसमें जो है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जो है नदियाँ का बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में, जो है उपजाऊ मिट्टी लाने के साथ साथ पानी उस क्षेत्र में काफ़ी आता है। और इसकी बात करेंगे कितने एरिया में फैला है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के अगर इसका पूरा एरिया लेते हैं तो फैला है, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और लंबाई की बात करेंगे तो 24 किलोमीटर लंबा लगभग मैदानी भाग है। और इसकी जो चौड़ाई की बात करें तो इसके नीचे का जो एरिया आता है वो मैदानी भाग आता है, शिवालिक के नीचे का एरिया जो आता है। हम लोग अगर बात करें तो यूपी जो है कहाँ किस प्लेस पे आता है, मैदानी क्षेत्र में आएगा। और यहीं पे अगर दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ पे बराबर ऐसी समतल भूमि नहीं देखने को मिलेगी। वहाँ पे क्या होगी, कहीं पहाड़ियाँ, कहीं जो है समतल भूमि देखने को कम मिलेगी। कहने का मतलब बात करते हैं ये कितना है, 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ाई पाई जाती है। और जो ये क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है, आपको पहले बता दिए कि नदियों द्वारा उपजाऊ गई जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी, उसके द्वारा ये बनाए गए द्वाब का ये क्षेत्र होता है। जैसे गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र बात करें तो जैसे इलाहाबाद को ले लेते हैं, ये सब एरिया क्या है, गंगा यमुना के द्वाब का क्षेत्र का एरिया है। इलाहाबाद है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है, ये जो एरिया आता है ये सब जो है गंगा यमुना के द्वाब में आएगा। ये सब एरिया कैसे हैं, द्वाब के एरिया वो होते हैं जहाँ पे उपजाऊ जो है नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी के द्वारा जो मैदान बनाए जाते हैं वो सब द्वाब के अंतर्गत आते हैं। और इसमें बात करेंगे ये जो मैदानी भाग है, जो पुरानी जो है जलोढ़ से बना मैदान है, ये उत्तरी मैदान, उसको जो है बांगर कहता है। बांगर की बात करेंगे तो बांगर में क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं, वो ऊपरी क्षेत्र का होता है। एक बांगर का नाम आता है, एक खादर का नाम सुने होंगे आप। खादर में क्या होता है, जो बाढ़ द्वारा जो है बहाई गई मिट्टी से बना हुआ मैदान रहते हैं। बाढ़ द्वारा प्रतिवर्ष वो जो है क्या होते हैं कि उसका स्वरूप बदलता रहता है और प्रतिवर्ष उसमें उपजाऊ गई मिट्टी लाते हैं, तो वो एरिया जो है क्या होते हैं, खादर कहे जाते हैं। और इसके बाद बांगर जो पुराने जो है जलोढ़ हैं वो जो है उसमें जो है कंकड़ पाए जाते हैं, यानी कहने मतलब बड़े कण जो है मिट्टी की जो है होते हैं, बड़े कण होते हैं। और जो खादर होते हैं उसमें बहुत महीन कण होते हैं, क्योंकि ये तत्काल की लाई गई मिट्टी के जो है निचला एरिया होता है जहाँ पे बाढ़ आती है। उस तरह के एरियो में क्या होता है, खादर की मिट्टी पाई जाती है। और इसके बाद बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से जो है ये आग्नेय जो है प्रायद्वीपीय पठार बना है। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से ये भाग बना है, और ये इसको जो है माना जाता है गोंडवाना भूमि के टूटने के अपवाह से ये जो है प्रायद्वीपीय भाग बना था। और इसकी बात करते हैं, इसमें और अच्छे से डिटेल में जाते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय भाग है इसमें छिछली घाटियाँ पाई जाती हैं। और इसके बाद बात करेंगे तो जो इसको 2 भाग में बांटा जाता है। पहला है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन के पठार। ये मध्य उच्च भूमि के लेंगे, जैसे सतपुरा और अरावली जो ये पहाड़ियाँ आती हैं इसमें जो है आ जाती हैं मध्य उच्च भूमि में। और इसके बाद मध्य उच्च भूमि में सतपुरा, अरावली जो है पहाड़ियाँ आती हैं। अरावली की बात करेंगे तो इधर से पश्चिमी एरिया में होते हुए राजस्थान में जो है रेगिस्तान में की तरफ ही चली जाती हैं पूरी, फिर बाद में बालू में इनके खो जाती है पूरे। और इसकी बात करें दक्कन के पठार के रूप में मालवा पठार। हाँ, इसके पहले ही जान लीजिए ये बहुत पुरानी पहाड़ियाँ हैं और ये जो है समय दर क्या हुआ, बहुत विखंडित हो चुके हैं, कहने मतलब समय के हिसाब से अपरदन हो चुका है इस पहाड़ी काफ़ी। इस दक्कन के पठार में आते हैं। दक्कन के पठार क्या है,
मालवा पठार ज़्यादातर, इसमें मालवा पठार पूरा जो है वो दक्कन के पठार में ही आता है। और जो ये दक्षिण का पठार है ये त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार की बात करेंगे तो जैसे आप देखे होंगे कि ये एरिया आ रहा है, इसमें देख रहे होंगे कि ये कट है, ये पूरा एरिया जो आएगा, कहने का मतलब त्रिभुजाकार ऐसे है। ये जो भाग बन रहा है, अगर भारत का मैप बनेगा तो ऐसे बनेगा, तो ये त्रिभुजाकार हो जाएगा। कहने का मतलब वही चीज है कि त्रिकोण बन रहा है। इसके बाद आएंगे पश्चिमी घाट के बारे में। इसी में आएंगे पश्चिमी घाट। कैसे? जैसे ये त्रिकोण बना है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, तो इसमें पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात करेंगे तो इस पश्चिमी भाग को हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भाग की। प्रायद्वीपीय भाग में अभी आते हैं कि इसमें अभी आपको बताएं कि ये छिछली घाटियां पाई जाती हैं। छिछली घाटियां कैसे, इसको डिटेल समझिए। जो किनारा एरिया होता है प्रायद्वीपीय भाग में, बीच में तो उठा हुआ भाग रहता है, काफी ऊंचा रहता है, लेकिन जो किनारा एरिया, समुद्री एरिया रहता है, वो क्या छिछला हुआ रहता है। और इसके बाद बात करेंगे तो ये जो पश्चिम का एरिया है तो क्या है, थोड़ा से चौड़ाई कम है, और पूर्वी भाग बात करेंगे तो चौड़ाई ज्यादा है। पश्चिमी भाग को हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम में, जो पूरा जो है भारत के एरिया में दक्षिण एरिया में है, उसको पश्चिम एरिया की बात कर रहे हैं। इसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों की बात करेंगे तो पहले है कोंकण। कोंकण जो है मुंबई और गोवा के क्षेत्र में आ जाता है। जो किनारा बॉर्डर का एरिया है, वो समुद्री एरिया है, वो जो है कोंकण में आएगा, गोवा और मुंबई। और इसके बाद आएगा कोंकण मुंबई गोवा के एरिया में आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कन्नड़ की। कोंकण के बाद कन्नड़ आता है, कन्नड़ के बाद मालाबार आता है। ये इसको कहने का मतलब पश्चिमी भाग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो हो गया कोंकण, दूसरा हो गया कन्नड़, तीसरा हो गया मालाबार। अभी हम बात कर रहे हैं पश्चिमी भाग की, जो कहने का मतलब अरब सागर की तरफ का एरिया है, उसकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम आगे की तरफ बात करें तो पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो बंगाल की खाड़ी की तरफ का एरिया है। इसको हम उत्तरी भाग को जो है उत्तरी सरकार कहते हैं, और जो निचला एरिया है उसको कोरोमंडल कहते हैं। ऊपर के एरिया में देखेंगे, इसी में एक चीज और है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऊपर के एरिया में उत्तरी सरकार के ऊपर यहाँ क्या पाया जाता है, ये एरिया बहुत चौड़ा होता है कंपेरिजन टू इधर पीछे के भाग से, यानी पश्चिमी भाग के हिसाब से। इधर का जो छिछला बता रहे हैं एरिया होता है, ये जो है इधर कम चौड़ा होता है, इधर ज्यादा चौड़ा होता है। इधर ही चिल्का झील पाई जाती है, जो कि खारे पानी की एक झील है, जो कि महानदी की डेल्टा भी इधर जहाँ ये पाया जाता है, महानदी है, उधर ही उड़ीसा में पाई जाती है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी बात आते हैं इसमें पूर्वी घाट के बारे में। आप जान लीजिए कितना है, पश्चिमी घाट कितना है। जो पश्चिमी घाट है वो 900 से लेकर 600 मीटर इसकी जो है छिछला जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। अगर जो है इसकी बात कर रहे हैं तो कितना है, 900 से लेकर 600, और ये कितना है, ये इधर 600 है। और इसके बाद पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं तो कितना है, 900 से लेकर 600। कहने का मतलब कि इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जा रही है, 900 से लेकर 600। पश्चिमी भाग 900 से लेकर 600, और ये जो है पूर्वी घाट 600 मीटर चौड़ाई है औसत जो है। इसके बाद जो है नीचे एक चीज और इसमें देखेंगे, जो इस दक्षिणी एरिया है, इसमें अनाईमुड़ी और जो है 2600, जैसे इसकी अनाईमुड़ी कितनी है, 2695 मीटर जो है ऊंचाई है। और डोडा बेटा एक पहाड़िया है, इसका है 2633 मीटर है। पूर्व में और इसके आगे आ जाएंगे, जैसे पूर्व में यहाँ चले जाते हैं तो उधर जो है गोरो खासिया और जो है खासी और जयंती, गोरो खासी जैसे जयंती जैसे भी पहाड़ी देखने को मिल जाती हैं। इसी में जो है पश्चिमी घाट की जो ये औसत ऊंचाई है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेकर 600 मीटर और पूर्वी घाट की 600 मीटर औसत ऊंचाई है। इसके बाद बात करते हैं काली जो है मिट्टी। काली मृदा जो है प्रायद्वीपीय भाग में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा की बात करें तो ये कैसे बनती है, यहाँ पे ज्वालामुखी से जो है ये इधर जो सैल पाए जाते हैं वो अग्नेय सैल पाए जाते हैं, और इन सैलों का निर्माण जो है
किससे हुआ था? ज्वालामुखी की उत्पत्ति से हुई थी। और ऐसे शैल समय समय दर के अपर्दन से ही काली मिट्टी के यहाँ निर्माण होता है। कहने का मतलब प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भाग में हमें क्या देखने को मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। आगे आते हैं, भारतीय मरुस्थल की बात करें। भारतीय मरुस्थल जो है अरावली पहाड़ी के पश्चिम के जो है क्या होता है, जो भारतीय मरुस्थल जो कहाँ पाया जाता है? अरावली पहाड़ी के पश्चिम में थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल की बात करें, ये राजस्थान का एरिया आता है। इसमें यहाँ पे क्या होता है? 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है प्रतिवर्ष जो है। और ये सब यहाँ पे क्या है? शुष्क जो है यहाँ पे जलवायु पाई जाती है और वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी नदी पाई जाती है वो लूनी नदी सबसे बड़ी नदी पाई जाती है। मोस्टली नदियाँ बरसात के सीजन में देखने को मिलती हैं, बाद में उसी रेगिस्तान में गर्मी में विलुप्त हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। कहने का मतलब यहाँ पे कोई हिमाद्री ऐसे या पहाड़ से जैसे कि नदी निकल के आई हो और जो 12 महीना बर्फ से पिघल के पानी बनी हो, वो ऐसी नदियाँ हो, तो वहाँ ऐसी नहीं है। तो जो 12 महीने चले वो बाद में रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती हैं ऐसे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली, जो बरकान है, बरकान अर्धचंद्राकार जो बालू का टीला हो जैसलमेर जैसे जगहों में देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ है लंबोट टीला की बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान सीमा पे लंबोट टीला भी देखने को मिल जाएगा। ये टीले हवाओं, यहाँ पे हवाएं तेज चलती हैं, गर्मी बहुत गर्म माहौल होता है, जो है शुष्क जलवायु होने के साथ साथ बारिश भी नहीं होती। तो कहने के बाद यहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो बहुत ही कटीले रूप में या वैसे जो उत्तरी भाग में जैसे पाए जाते हैं वैसे पेड़ पौधे वहाँ नहीं पाए जाते हैं। और बात करते हैं जैसे तटीय मैदान की। तटीय मैदान क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के संकीर्णी जो पट्टी होती है। अभी आपको बताएं तटीय मैदान जैसे प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार ये पूरे प्रायद्वीपीय पठार के रूप में ये पूरे एरिया आता है। अभी आपको बता दिए 900-600 में जो ऊंचाई है यहाँ प्रायद्वीपीय पठार के एरिया की। तो ये जैसे फिर से बता दे रहे हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे जो पाया जाता है 900 से लेकर 600 मीटर की जो है ऊंचाई पाई जाती है। आगे के एरिया में देखेंगे 600 मीटर के औसत ऊंचाई है। और इसके बाद जो है जो इसमें तटीय मैदान है प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण जो तटीय पट्टी है, ये एरिया है, ये क्या है? गोदावरी और महानदी और कृष्णा नदी की विशाल डेल्टा से बने हैं जो तटीय मैदान है इधर के। इस तरह इधर भी नदियां हैं, नदियों के निक्षेप से जो इधर किनारे आती हैं, जो कहने का मतलब विशाल डेल्टा बनाती हैं, उन्हीं में ये जो है तटीय मैदान बने हैं। और इसके बाद बात करते हैं द्वीप समूह की। द्वीप समूह की बात करेंगे तो 2 द्वीप समूह हैं भारत में। मुख्यतः जो बात करते हैं हम दो द्वीप समूह हैं भारत के। एक है क्या? लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप। लक्षद्वीप की बात करेंगे 1973 में इसका नाम दिया गया था लक्षद्वीप। और ये जो है 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। और इसको जो पहला जो है इसको बोलते थे वो लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के रूप में जाना जाता था, लेकिन फिर 1973 में इसे लक्षद्वीप का नाम दे दिया। जो लक्षद्वीप है वो प्रवालों से बना है। प्रवाल क्या होते हैं? एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जित करते रहते हैं और बाद में उसी में जुड़ते चले जाते हैं, उन्हीं से ये लक्षद्वीप बना हुआ है। लक्षद्वीप में एक और है पिटली द्वीप है। पिटली द्वीप क्या है? वहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ क्या है? एक पक्षी अभयारण्य बनाया गया है। अब आते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? ये बिखरे हुए हैं। अभी बात करेंगे कहाँ पे? बात की है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप मालाबार जो है तट से थोड़ी दूर पे है, अरब सागर की तरफ है। और अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? उधर जो है बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? बिखरे हुए हैं, दूर दूर है, इसलिए इनको उत्तर दक्षिण में बांटा गया है। ये बंगाल की खाड़ी में निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर के रूप में है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये एक रूप से देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर दक्षिण में इनको बांटा गया और इनमें क्या है? पादप जंतुओं को बहुत विविधता है, क्योंकि ये विषुवत वृत्त के नहीं पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त को इक्वेटर भी कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे क्या है? काफ़ी ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। एक चीज़ और है जीके पॉइंट का, बेरेन द्वीप एक है जो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। बेरेन द्वीप वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पे क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। और इसमें देखे होंगे आप शुरू से लेकर अभी तक में जो
अभी तक इसमें आप देखें कि हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या देखते हैं कि हर जगह अपने अपना एक योगदान है। भारत में बहुत से भू-आकृतियों में विभिन्नता पाई जाती है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि जैसे कि जो पर्वतीय भाग हैं, हिमालय है, वहाँ से नदियाँ आती हैं, जो है क्या होता है, पानी मैदानी भाग को मिलता है। मैदानी भाग जो है बहुत उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी है, कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो पठारी क्षेत्र है वो सब जो है उसमें खनिजों से बहुत महत्वपूर्ण है, जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो है बहुत काम आते हैं, जो खनिज निकलते हैं। तो इसके बाद तटीय मैदान है और सारे जो भी इसमें भारत की अलग अलग आकृतियाँ, उन्हें अलग अलग तरह के चीज़ों में बहुत अपना जो भारत के जो है भविष्य में आगे काम आने वाली चीज़ों के बारे में या भारत के भविष्य में अपना बनाने में बहुत योगदान देते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि अलग अलग जगह जो है हर जगह अपना अपना रोल है। जैसे कहीं पे कोयला पाया जा रहा है, कहीं लोहा पाया जा रहा है, तो ये भी एक योगदान है। क्योंकि अगर एक ही तरह की मिट्टी होती या एक ही तरह का पूरा एरिया होता तो शायद इतने तरह की चीज़ें अलग अलग प्लेस पे ना मिलते। उम्मीद करते हैं ये भारत का भौतिक स्वरूप जो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और सभी बच्चों तक पहुँचाने का इसको कष्ट करिए। थैंक यू।